गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज हमारे पास बहुत कम टॉपिक्स हैं तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट। तो पहला टॉपिक है सुदर्शन सेतु ब्रिज। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने अभी सुदर्शन सेतु ब्रिज जो है द्वारका डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में इनाग्रेट किया है, जो कि बेट द्वारका आइलैंड को मेनलैंड ओखा के साथ कनेक्ट कर रहा है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ये 2.32 किलोमीटर्स का। और इसी के जो है हम देखते हैं कि ये बेट द्वारका आइलैंड को मेनलैंड ओखा के साथ कनेक्ट कर रहा है। और इसमें यूनिक डिज़ाइन यूज़ किया गया है। एक फुटपाथ है इसमें जिसमें कि भागवत गीता के वर्सेस लिखे गए हैं। इमेजेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा दोनों साइड्स पर बनाई गई हैं। इवन सोलर पैनल्स भी हैं इसके अपर पोर्शंस ऑफ द फुटपाथ पर, जिससे कि लगभग 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, ताकि सस्टेनेबिलिटी के जो है क्राइटेरिया को पूरा किया जा सके। ठीक है। तो बेट द्वारका आइलैंड जो है ये एक स्मॉल आइलैंड है द्वारका गुजरात के कोस्ट के पास, और गल्फ ऑफ कच्छ के जो है माउथ पर लोकेटेड है। और कई तरह के यहाँ पर टेम्पल्स हैं, वाइट सैंड बीचेस हैं, कोरल रीफ्स हैं। कहा जाता है कि ये होम ऑफ लॉर्ड कृष्णा था व्हेन जब वो द्वारका के किंग थे। कई तरह की एक्सप्लोरेशंस और एक्सकेवेशन से ये भी रिवील होता है कि बहुत पुरानी सेटलमेंट यहाँ पर जो है वो पाई गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन और जो है मौर्यन रूल के समय की। और लेटर ईयर्स में गायकवाड़ क्लैन ऑफ स्टेट ऑफ बड़ौदा जो है उनके जो है रेन के अंडर ये रीजन आ गया था। ये जहाँ पर जो है एक श्री केशवराज जी टेम्पल भी है, जो कि लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल है ऑफ कोर्स। और 500 साल पुराना ये टेम्पल है जिसको वल्लभाचार्य जी ने बनाया था। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं G33। टॉपिक इन इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO जो है वो होने से पहले मेजॉरिटी ऑफ G33 कंट्रीज़ कह रही हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो है फूड सिक्योरिटी के से का इशू जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू, उसके ऊपर एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस में। तो G33 है क्या, जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर जो है ग्रुप भी कहते हैं। बेसिकली एक कोalition है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का, जिसमें नाम तो चाहे G33 हो लेकिन इसमें भी 47 मेंबर नेशंस हैं। ठीक है। तो इसको 2003 में जो कैंकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उससे पहले बनाया गया था। कहते हैं इसको कि डोमिनेटेड बाय इंडिया है, और इन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके कंसर्न्स हैं डिफेंसिव कंसर्न्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये जो ग्रुप है ये स्पेशल प्रोडक्ट्स में की एग्जामेशन चाहता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहता है कि एग्जामेशन मिल जाए कुछ प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को टैरिफ एग्जामेशंस मिले। ठीक है। और ये एक स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज़्म भी चाहता है जिससे कि टैरिफ इंक्रीजेस जो हैं इंपोर्ट सर्जिस से डील करने के लिए भी उनको अलाउ किए जा सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केन रिवर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने भी रिसेंटली मन की बात में बोला है कि क्रोकोडाइल्स जो केन रिवर में कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी कंजर्वेशन की जा रही है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो केन रिवर क्या है, वन ऑफ द मेजर रिवर्स है बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया की। दो स्टेट से गुजरती है ऑफ कोर्स, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। एक ट्रिब्यूटरी है ये यमुना रिवर की, और ये रिवर जो है लास्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। जब उससे पहले जो है जब जब यमुना जो है वो गंगा से पहले जो जब मिल जाती है गंगा से, उससे पहले की जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो ये केन रिवर ही है। ये रिवर जो है वो नॉर्थ वेस्ट स्लोप्स ऑफ कैमूर रेंज जो है जबलपुर मध्य प्रदेश, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और सजार या फिर डेंड्रिटिक एगार्ट स्टोन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके लिए बहुत फेमस है ये रिवर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइलैंड ऑन द एयर प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और आपके सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम ऑफ एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स जो है वो एक जो है साइक्लोन शेल्टर्स ऑफ जो नाचुगुंटा आइलैंड की बिलोंग करने वाली, वो पार्टिसिपेट करने वाली है आइलैंड ऑन द एयर एक्सपेडिशन प्रोग्राम में। तो आइलैंड ऑन द एयर प्रोग्राम क्या है, इसमें कि जो है रेडियो एमेच्योर्स जो होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको स्टेशंस ऑन आइलैंड्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो 1964 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इसको IOTA लिमिटेड जो है वो रेडियो सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर चलाती है या मैनेज करती है कह सकते हैं। तो एमेच्योर रेडियो क्या होता है, एक बेसिकली ये हॉबी है
जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। तो हैम रेडियो ऑपरेटर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं डेजिग्नेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर। इवन इंडिया में भी इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एमेच्योर सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 1984 के थ्रू एमेच्योर सर्विस का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कि सेल्फ ट्रेनिंग, इंटर कम्युनिकेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है एमेच्योर्स द्वारा। तो कोई भी सिटीज़न जो 12 साल से ऊपर की एज का है वो हैम रेडियो का इस्तेमाल करके जो है ये जो है लाइसेंस ले सकता है और इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2024। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया और जापान जो है वो 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज धर्म गार्डियन एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि ऑल्टरनेटिवली इंडिया और जापान में कंडक्ट की जाती है। जो ये एक्सरसाइज है ये 5th एडिशन है। ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन करना, डिफेंस कोऑपरेशन जो है एनहेंस करना आपस में, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं समर असेसमेंट सर्टिफिकेट्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने समर असेसमेंट सर्टिफिकेट्स दिए हैं 9 इंडस्ट्री पार्टनर्स को। तो ये समर असेसमेंट सर्टिफिकेट्स हैं क्या? सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट्स एंड रेटिंग, जो कि कॉम्पिटेंसी को मेजर करते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की। तो ये एक आउटकम है डीआरडीओ और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन का। एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की, और एक क्रेडिबल डेटाबेस बनाकर देते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का, ताकि वेंडर सिलेक्शन करने में, डेवलपमेंट करने में ईज़ हो सके। जितनी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैं, चाहे वो एमएसएमई या लार्ज एंटरप्राइजेज हों, वो सब जो है इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं सर्टिफिकेशन के लिए, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉस एंड डैमेज बोर्ड। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डिले कर रही हैं अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करने को लॉस एंड डैमेज बोर्ड में। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज बोर्ड क्या है? तो आपको याद होगा कि 27th जो सीओपी हुई थी इजिप्ट में, तब जो है ये शुरू किया गया था लॉस एंड डैमेज फंडिंग पर बात करना। लेकिन COP 28 में फाइनली इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया, ताकि फंडिंग जो है वो वल्नरेबल कंट्रीज़ जो हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से इम्पैक्ट होती हैं, उनको फंडिंग दी जा सके। तो इसमें 26 इसका जो बोर्ड बनाया जा रहा है इसको फंडिंग को संभालने के लिए, उसमें 26 मेंबर्स हैं, जिसमें 12 तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की होंगे मेंबर्स, 14 जो है वो डेवलपिंग नेशंस के होंगे। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? एक ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज है, ताकि रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन की जा सके कंट्रीज़ की, जो कि कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रिच नेशंस कंपनसेशन पे कर रहे हैं उन पुअर नेशंस को जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉस और डैमेज से रिलेटेड जो है और इसमें जो लॉसेस हैं उनको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों में कैटेगराइज किया गया है। इकोनॉमिक और लॉस और डैमेज जो है, जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन इकोनॉमिक लॉस और डैमेज क्या होता है कि जिसको हम कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, जैसे कि जो लोग ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं जब वो किसी डिज़ास्टर जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से को एक्सपीरियंस करेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इसको हम कोई मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं असाइन कर सकते हैं। तो दोनों को ही जो है कवर करने की इसमें कोशिश की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि लगभग 5500 साल पहले भी जो है हमें कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिले हैं स्केलेटल रिमेन्स में। तो ये उसमें से एक एडवर्ड सिंड्रोम है, जिसको ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं। तो ये एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्रोमोसोम 18 की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। तो बहुत ही सिवियर जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें कि चाइल्ड की बॉडी डेवलपमेंट और ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब हो सकता है कि लो बर्थ वेट रहे, मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स आएँ, डिफाइनिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो इसमें 3 तरह तरह का होता है ये एडवर्ड सिंड्रोम। जो इसमें कंप्लीट ट्राइसोमी 18 है, ये सबसे कॉमन फॉर्म है। करंटली इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर ऑफ कोर्स सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई हार्ट कंडीशन हो गई, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज़ हैं या इन्फेक्शंस हैं, उसी को सिर्फ मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN CTAD। ये टॉपिक आपके
इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने अलार्म रेज़ किया है कि डिसरप्शंस आ रही हैं शिपिंग राउट्स में, ग्लोबल ट्रेड में, जो रेड सी में क्राइसिस हो रहा है उसके ऊपर खासकर। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है क्या? यूएन का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेड और डेवलपमेंट से डील करता है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1964 में बनाई थी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को इससे असिस्ट किया जाता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक और ट्रेड एनालिसिस करना, कंसेंसस बिल्डिंग करवाना, टेक्निकल असिस्टेंस देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, ये सब इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में। करंटली इसके 195 मेंबर स्टेट्स हैं। कई तरह की रिपोर्ट पब्लिश करता है ये, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Sudarshan Setu Bridge. This topic is important for your economy section. So PM Modi has recently inaugurated the Sudarshan Setu Bridge, which is connecting Bet Dwarka Island to mainland Okha in Gujarat's Devbhoomi Dwarka district. So it is India's longest cable stayed bridge at 2.32 kilometers on the Arabian Sea, and it boasts of a unique design. It features a footpath which is adorned with verses from Bhagavad Gita and images of Lord Krishna on both sides. It also has solar panels which are installed on the upper portion of the footpath, generating about 1 megawatt of electricity. So, what is this Bet Dwarka Island? It's a small island off the coast of Dwarka on the Arabian Sea, and near Gujarat. It is located at the mouth of Gulf of Kutch, and it is enclosed by a few temples, white sand beaches, and coral reefs. So it is believed to be the home of Lord Krishna when he was the king of Dwarka. Okay, so several explorations and excavations have also been carried out under the sea, which have revealed the presence of settlements whose age can be traced back to the era of Harappan civilization and that of the Mauryan rule also. So in the later years, this region was under the administration of Gaikwad clan of the state of Baroda. Okay, so there is also this Sri Keshavraj Ji temple, which is a Lord Krishna temple, which is a very famous one, of course. And this temple is about 500 years old, and it was built by Vallabhacharya. Okay, so the next topic is G33. This topic is important for your international relations and economy topic. So ahead of the 13th Ministerial Conference on WTO, a majority of the G33 countries have called for a permanent solution to the public stock holding for food security. Okay, so G33 is also called the Friends of Special Products in Agriculture. It's a coalition of developing and least developed countries, and it currently has 47 member nations, so don't go for the G33 word. Okay, it was established prior to the 2003 Cancun Ministerial Conference of WTO, especially with respect to the agriculture. So it is dominated by India, and this group has defensive concerns regarding agriculture. This group has advocated the creation of special products exemption, which would allow developing countries to exempt certain products from tariff exemptions, and also a special safeguard mechanism that would permit tariff increases in case of import surges. So the next topic is Cane River. This topic is important for your environment section. PM Modi has recently in his Mann Ki Baat address cited crocodiles in Cane River to hail how technology is being used extensively for the conservation of wildlife. Okay, so Cane River is one of the major rivers of Bundelkhand region of central India. It flows through two states, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. It is a tributary of Yamuna River, and this river is the last tributary of Yamuna before Yamuna joins the Ganga. Okay, so it originates near the village of Ahirgavan on the northwest slopes of Kaimur range of in the districts of Jabalpur, Madhya Pradesh, and it is also very famous for the rare Sajhar or dendritic agate stone. Okay. So the next topic is Island on the Air program. This topic is important for your governance and your social issues. So a dedicated team of amateur radio operators, ham operators, have embarked on a journey from cyclone shelters of Nachagunta Islands of Andhra Pradesh to participate in the Island on the Air expedition program, which is a pioneering program which connects radio amateurs worldwide with stations on islands. It was established in 1964, and it is managed by IOTA Limited in collaboration with the Radio Society of Great Britain. Okay,
So, what is amateur radio or ham radio? It is a popular hobby involving the use of radio frequency spectrum for non commercial purposes. So, ham radio operators communicate using designated radio frequencies. And in India, also, we have this Indian Wireless Telegraph Amateur Service Amendment Rules of 1984, under which amateur service means any service of self training, intercommunication, and technical investigation carried on by amateurs, and any citizen of India who is above the age of 12 years can become a ham by qualifying in the amateur station operators exam and obtain the valid amateur wireless telegraph station license. Okay. So the next topic is exercise Dharma Guardian 2024. This topic is important for your security section. So recently India and Japan have kicked off a 2-week military exercise Dharma Guardian in Rajasthan's Mahajan Field Firing Range to foster deep cooperation in confronting common security challenges. So it's an annual exercise and it is conducted alternatively in India and Japan. It is the fifth edition of the joint military exercise between the two countries, and the aim is to foster military cooperation and enhance the level of defense cooperation between the two countries. Okay. So the next topic is summer assessment certificates. This topic is important for your security section. So DRDO has handed over summer assessment certificates to 9 industry partners. So summer stands for System for Advanced Manufacturing Assessment and Rating, and it is a benchmark to measure the competency of defense manufacturing enterprises. So it's an outcome of the collaboration between DRDO and Quality Council of India. It provides objective assessment of the manufacturing capability of defense manufacturing enterprises. It creates a credible database of defense manufacturers for ease in vendor selection and development. And all defense manufacturing enterprises, both MSME and large enterprises, are eligible to apply for this certification. So it is valid for a period of 2 years from the date of issuance of the certificate. And this certificate is based on a maturity assessment model developed by QCI. Okay. So the next topic is loss and damage board. This topic is important for your environment section. So developed countries are delaying nominating members to the loss and damage board. So what is this loss and damage board? So you may be remembering that during the COP27, which was held in Egypt, parties reached an agreement on providing loss and damage funding to nations who are most vulnerable and impacted by the effects of climate change. But only in COP28 this fund was formally established, and the loss and damage board, was tasked to provide a strategic direction for this fund. So this board will comprise of 26 members, 12 from developed countries and 14 from developing countries. Okay. So what is this loss and damage fund? So it's a global financial package which ensures rescue and rehabilitation of countries who are facing cascading effects of climate change. The term refers to compensation that rich nations must pay to poor nations for historical emissions. Okay. So there are two types of losses, economic and non-economic. So economic loss and damage is basically those which to which we can assign a monetary value, like infrastructure building, or infrastructure that was damaged and is now being rebuilded. Then there is non-economic loss and damage also. Okay. The negative impacts of which we cannot assign a monetary value. Okay. Like if the people who have suffered from tropical cyclone, they are experiencing trauma, or loss of biodiversity, loss of community, we cannot assign any monetary value to it. Okay. So of course only the economic value can be reimbursed, but of course the non-economic loss and damage uh, cannot ever be repaid. So the next topic is Edwards syndrome. This topic is important for your social issues. So researchers have reported that chromosomal disorders, including Edwards syndrome, was discovered from prehistoric skeletal remains, which are as old as 5,500 years. So what is Edwards syndrome? It is also known as trisomy 18, and it's an autosomal chromosomal disorder due to an extra copy of chromosome 18. It's a very severe genetic condition which affects a child's body development and growth. And children diagnosed with trisomy 18, they have a low birth weight, multiple birth defects, and defining physical characteristics. So the most common type of Edwards syndrome out of all three is the complete trisomy 18. And currently there is no treatment for trisomy 18, and the treatment focuses only on managing the symptoms, especially if the symptoms are related to heart conditions, breathing difficulties, and infections. Okay.
So the next topic is UNCTAD. This topic is important for your international relations. So UNCTAD, or the United Nations Conference on Trade and Development, has raised an alarm over escalating disruptions in shipping routes for global trade in a new report. So what is UNCTAD? It is the UN's leading institution dealing with trade and development. It is a permanent intergovernmental organization established by United Nations General Assembly in 1964 to assist developing countries. So it provides economic and trade analysis, facilitates consensus building, and offers technical assistance to developing countries. So its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland, and currently it has 195 member states. So several reports are also published by UNCTAD, like the Trade and Development Report, World Investment Report, and the Least Developed Countries Report. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.